नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि शुड द फ्री मूवमेंट रेजिम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रिमेन, क्या भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम यानी मुक्त आवागमन समझौता जारी रहना चाहिए। देखिए, इस बार ये एफएमआर बहुत चर्चा में रहा है। उम्मीद है पूरी की क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और जनसांख्यिकी कारणों से भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि फरवरी 2024 में भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि एफएमआर को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों से मणिपुर में हिंसा बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और जांच कमेटी जब बैठाई गई तो उसमें पाया गया कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो म्यांमार है, आप देख सकते हैं म्यांमार की सीमा जो भारत के साथ साझा होती है लगभग 1643 किलोमीटर की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के घुसपैठी भारत में आते थे और मणिपुर में बड़े स्तर पर हिंसा फैलाते थे। लेकिन सरकार ने अब डिसीजन लिया है, गृह मंत्रालय ने, कि एफएमआर यानी मुक्त आवागमन जो होता है इस 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री पर, उस पे तो फेंसिंग बनाई जाए। आप देख सकते हैं ये बाड़ लगाई जा रही है, इस पे बाड़ लगाई जाए ताकि घुसपैठी लोग, फर्जी लोग ना घुसें। अब आइए चर्चा करते हैं कि आखिर जब सरकार ने फरवरी में डिसीजन लिया था कि एफएमआर को हम समाप्त करेंगे, तो क्यों नहीं समाप्त किया? क्योंकि उस दौरान मिजोरम और नागालैंड 2 राज्यों ने इसका विरोध किया, नागालैंड और मिजोरम ने। अब देखिए, यहाँ पे एफएमआर पहली बार लागू किया गया वर्ष 1968 में। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। अब यहाँ पे क्या है, दोनों देशों के बीच अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत के राज्य में एक जैसी एथनिक यानी एक जैसे समाज के लोग, एक जैसी निर्जाति समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं। वैसे ही म्यांमार में दोनों देशों के बीच में क्या है कि रिश्ते बढ़े और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। उसको देखते हुए म्यांमार के लोग भारत में आए और भारत के लोग म्यांमार में गए। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि 1968 में कि हम यहाँ पे एक एफएमआर लाते हैं, फ्री मूवमेंट रेजिम यानी मुक्त आवागमन समझौता, यानी कि यहाँ पर 1968 में 40 किलोमीटर तक भारत के लोग म्यांमार में जा सकते थे और म्यांमार के लोग भारत में 40 किलोमीटर तक आ सकते थे। लेकिन 2016 में रूल चेंज होता है, लेकिन 2016 में इस रूल को बदल करके 40 किलोमीटर की से घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया, क्योंकि 40 किलोमीटर भी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आंतरिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा था। उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि हम 16 किलोमीटर तक ये समझौता लागू करेंगे एफएमआर को, तो लागू किया। और लेकिन फिर अभी पिछले 2 वर्षों में मणिपुर राज्य में हिंसा बहुत स्तर पर बढ़ गई, खास करके कुकी और मैतेई के बीच में। तो उस हिंसा के पीछे ये भी पाया गया कि म्यांमार से काफी बड़ी संख्या में घुसपैठी भारत में आ रहे हैं और मणिपुर राज्य में हिंसा फैला रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि अभी हम फेंसिंग करेंगे, बाड़ लगाएंगे। बाड़ के साथ साथ अब ये समझौता है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि हम आंतरिक सुरक्षा भारत की मजबूत कर पाएं। आप देख सकते हैं इस इमेज में भारत की सेना यहाँ पे निगरानी करते हुए, ये बॉर्डर है भारत और म्यांमार का। अब देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले मैपिंग बेस से, भारत की सीमा म्यांमार से कितने राज्यों से लगती है और सबसे अधिक किस राज्य की लगती है? तो सीमा साझा होती भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की, और सबसे बड़े अगर राज्य की सीमा साझा होती म्यांमार के साथ, वो है अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है मिजोरम जो 510 किलोमीटर के साथ है। तीसरे नंबर पर है मणिपुर जो 398 किलोमीटर के साथ है। चौथे नंबर पर है आपका नागालैंड 215 किलोमीटर के साथ है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ और कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, क्या है एफएमआर, इन सब पे। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि श्रीलंका को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर यानी चाय निर्यातक देश। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे केन्या है। चाय के निर्यात करने वाले देशों में दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई है वो केन्या है। दूसरे नंबर पर पहले श्रीलंका था, अब उसके स्थान पर भारत है।
तीसरे नंबर पर श्रीलंका पहुंच चुका है। ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट की। अब बात करते हैं सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। ये तो हो गई एक्सपोर्ट की बात। तो सबसे बड़ा उत्पादक अभी भी चीन है। उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा राष्ट्र है भारत। श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इंडियन टी बोर्ड यानी भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने पिछले वर्ष 25 करोड़ 50 लाख किलोग्राम ये केजी में चाय एक्सपोर्ट किया है भारत ने, और केन्या शीर्ष स्थान पर अभी भी है। भारत का चाय निर्यात वर्ष 2024 में 10 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2023 की तुलना में 10% अधिक है। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, 10% की ग्रोथ। भारत के असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय सबसे बेहतरीन मानी जाती है, उत्तम कोटि की है। यहाँ काली चाय का एक्सपोर्ट सबसे अधिक होता है। भारत सरकार ने चाय की खेती करने वाले परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। इनमें 352 सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG स्वयं सहायता समूह, 440 किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO और 17 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन शामिल है। इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करने तथा चाय क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मिनी चाय कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। अब देखिए, यूपीएससी लगातार समय समय पर क्वेश्चन पूछता रहा है। वर्ष 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसी टी बोर्ड के ऊपर। आइए उसकी चर्चा करते हैं। 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 79 पूछा था कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। चौथा, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय स्थित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियाज डीप सी चैलेंजेस। भारत का मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो 6 किलोमीटर तक गोता लगाने में सक्षम है, कैपेबल है, और देश को गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन क्षमताओं यानी डीप सी मैन व्हीकल कैपेबिलिटीज वाले चुनिंदा समूहों में शामिल होने की स्थिति में ले जाता है। चीन द्वारा केबल कटिंग डिवाइस सहित गहरे समुद्र की तकनीकी में आगे बढ़ने के साथ भारत को समुद्री तकनीकों में निवेश करना चाहिए और रिसर्च को मजबूत करना चाहिए और ओशन डेवलपमेंट यानी समुद्री विकास के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा इस न्यूज में बोला गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सागरमाला कार्यक्रम, भारत की समुद्री क्रांति को शक्ति प्रदान करना। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 839 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 1.41 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। पिछले दशक में कोस्टल शिपिंग यानी तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि हुई, जिससे कि लॉजिस्टिक लागत और उत्सर्जन में कमी आई है। इनलैंड वाटरवे यानी अंतर्देशीय जल मार्ग माल ढुलाई में 700% की वृद्धि हुई है, जिससे कि सड़क और रेल मार्गों पर प्रेशर कम हुआ है। रोपैक्स फेरी से 40 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा है। सागरमाला 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजटी समर्थन यानी सपोर्ट से अगले दशक में 12 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। दुनिया के टॉप 100 कंटेनर पोर्ट में 9 इंडियन पोर्ट शामिल हैं। इनमें विशाखापत्तनम वैश्विक स्तर पर टॉप 20 कंटेनर पोर्ट में शामिल हो गया है। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम दुनिया के टॉप कंटेनर पोर्ट में शामिल हो चुका है। मार्च 2015 में शुरू किया गया सागरमाला कार्यक्रम पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है और इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना है। और भारत के अगर समुद्री सीमा की बात करें तो लगभग 7,500 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। अगर इंडिया के मैप की बात करें यहाँ पे आपको बताते हुए चलें तो यहाँ से गुजरात से शुरू होता है और यहाँ पे
ओडिशा हुए पश्चिम बंगाल टच करते हुए लगभग 7,500 की लंबी तटरेखा है और लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों में रणनीतिक स्थिति के साथ भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अगर उद्देश्य की बात करें तो पारंपरिक बुनियादी ढांचे, भारी परिवहन से कुशल तटीय जल मार्ग नेटवर्क में स्थानांतरित करके लॉजिस्टिक को व्यवस्थित करना, उच्च लागत को कम करना यानी कॉस्ट को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपटीशन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम बंदरगाह मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी रोजगार का सृजन करना, सतत तटीय विकास पर केंद्रित है, जो न्यूनतम बुनियादी ढांचे में निवेश से अधिकतम आर्थिक प्रभाव को सुनिश्चित करता है। सागरमाला कार्यक्रम समुद्री अमृतकाल विजन वर्ष 2047 तक का एक प्रमुख पिलर है, जो समुद्री मामलों में वैश्विक लीडर बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है। मैरीटाइम इंडिया विजन वर्ष 2030 पर आधारित अमृतकाल विजन ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 4 मिलियन GRT जहाज निर्माण क्षमता और वार्षिक 10 अरब मीट्रिक टन पोर्ट हैंडलिंग शामिल है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है। तो कुल मिला के सागरमाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर बना के रखिएगा। आगे डिटेल में और हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम हिंदी के साथ। धन्यवाद।